यह कहानी है एक गांव के एक परिवार की, जिसमें 4 लोग रहा करते थे। मम्मी, पापा और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़का का नाम चिंटू और वो 15 साल का था, और लड़की का नाम रानी जो कि 12 साल की थी। और उनके जो पिताजी थे वो बाहर काम किया करते थे अपने घर को चलाने के लिए, और हर महीने की शुरुआत में वो पैसे भेज दिया करते थे। माँ लीलावती देवी घर को और अपने बच्चे को संभालती, पर माँ अपने बेटे को ज्यादा मानती और बेटी को थोड़ा कम। इनकी सोच ऐसी थी कि अपनी बेटी को बोझ समझा करती थी। बेटा चिंटू और बेटी रानी स्कूल जाया करते थे। बेटे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाता था और बेटी को सरकारी स्कूल में। बेटा, ये खा लो। दिन पर दिन पतले होते जा रहे हो तुम तो। ये तुम्हारे लिए स्पेशल स्वादिष्ट खाना बनाए हैं। हाँ, मन नहीं है। रानी को दे दो खाना। हाँ माँ, मैं खा लूंगी। कोई जरूरत नहीं है। ये चिंटू के लिए बनाया है, वही खाएगा। तुम तो सुबह ही खाइए। दिन भर खाते रहना है बस तुमको। रात को अपने बेटे को दूध देती, पर रानी को नहीं दिया करती थी, और बेटी से काम करवाती, पर अपने बेटे को बस पढ़ाई करने के लिए कहा करती थी। रानी, यहाँ बर्तन पड़े हैं, धो दो। ठीक है माँ। ये क्या है रानी? तुम्हें कुछ करना नहीं होता क्या? ढंग से तो झाड़ू भी नहीं लगाई हो। जहाँ तहाँ गंदगी पड़ी हुई है। चिंटू कुछ महीने से बीमार रहने लगा। उसकी माँ हर जगह हर डॉक्टर से इलाज कराने के बावजूद भी वो ठीक नहीं रहता था। रोज दवाइयाँ और घर के नुस्खे करने के बावजूद चिंटू ठीक नहीं हो रहा था। लीलावती उसकी माँ परेशान रहने लगी थी। लीलावती देवी का किसी और के साथ कुछ सालों से चक्कर चल रहा था। जब पिताजी रमेश, यानी कि लीलावती देवी के पति, बाहर जाते तब वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड सुंदर से मिलने जाया करती थी। सुंदर उसी गांव का रहने वाला था। सुंदर, ये देखो तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना लाए हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट है। लीलावती, तुम बहुत सुंदर और प्यारी लगती हो, और खाना तो लाजवाब बनाती हो। एक तुम ही तो हो जो मेरी तारीफ करते हो, वरना मेरे पति रमेश तो कभी तारीफ ही नहीं करते। तुम बहुत अच्छे हो सुंदर। मुझे बहुत पसंद हो तुम। अब मैं चलती हूँ, कल आऊंगी मिलने। चिंटू भी बीमार रहने लगा है, समझ नहीं आता कैसे ठीक करूँ उसे। ठीक है, कल मिलते हैं। चिंटू को ठीक करने का उपाय भी सोचते हैं। लीलावती अपने बॉयफ्रेंड सुंदर से मिलने जा रही थी, तब रानी अपनी माँ को जाते देख ली और उनके पीछे पीछे जाने लगी। जब लीलावती सुंदर से मिली तो बेटी उन दोनों को एक साथ देख ली। उसी वक्त उसकी माँ लीलावती का भी नजर पड़ गया अपनी बेटी पर। लीलावती को पता चल गया कि बेटी सब कुछ जान गई है और उसके बारे में उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। लीलावती घबरा गई कि कहीं वो अपने पापा यानी मेरे पति को, रमेश को ना बता दे। बेटी दौड़कर भाग गई अपने घर और शांति से बैठ गई और किसी से कुछ नहीं कहा। रानी अपने मन में सोचती है कि माँ तो किसी और लड़के से मिलती है। अच्छा हुआ मैं भाग गई, वरना अगर वो दोनों मुझे देख लेते कि मैं उन्हें एक दूसरे के साथ देख चुकी हूँ, तो शायद पता नहीं क्या सोचती माँ। अच्छा हुआ माँ ने मुझे नहीं देखा। फिर लीलावती अपने बॉयफ्रेंड सुंदर के साथ बातचीत करने लगी। सुंदर ने लीला से कहा, रानी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया है। उसका कुछ करना होगा, कहीं वो रमेश को ना बता दे। बाद में सोचते हैं रानी का क्या करना है। पहले चिंटू को ठीक करने के बारे में सोचते हैं, उसका उपाय ढूंढते हैं। मैं किसी को जानता हूँ जो काला जादू करती है, और वो बहुत बच्चों को ठीक की हुई है। चिंटू भी ठीक हो जाएगा। हमें किसी इंसान का खून चढ़ाना होगा यहाँ, यानी कि नर बलि देना होगा। बगल के गांव में रहती है, चलो आज ही मिल लेते हैं उससे। वो दोनों चलने लगे। कुछ समय में काला जादू करने वाली के घर पहुंच गए। वहां जाकर लीलावती ने जादूगरनी से पूछा, मेरा बेटा हमेशा बीमार रहता है। उसे ठीक करने का कोई इलाज हो आपके पास तो आप मुझे
काला जादू करने वाली ने कहा, हाँ, एक उपाय है तुम्हारे बेटे को हमेशा हमेशा के लिए ठीक करने का, पर वो बहुत ही मुश्किल है करना। क्या है वो उपाय? मुझसे बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। हमें किसी इंसान का खून चढ़ाना होगा यहाँ, यानी कि नर बलि देना होगा। ये सुनते ही लीलावती कुछ देर के लिए शांत हो गई। फिर कहा, सोच कर बताते हैं। फिर वो दोनों बाहर चले गए। नर बलि देना होगा, पर देंगे किसका? वो तो है, पर चिंटू को हमेशा के लिए ठीक भी करना है। फिर तुरंत ही सुंदर ने कहा, ने हम दोनों को एक साथ देख लिया है, कहीं वो रमेश को ना बता दे। क्यों ना हम रानी का ही बलि देकर खून चढ़ा दे। इससे रमेश और गांव वालों को हमारे बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा और चिंटू भी ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए। माँ लीलावती थोड़ा समय के लिए सोची, फिर कह दी, हाँ ठीक है, रानी का ही नरबलि देते हैं। और फिर वो दोनों काला जादू करने वाली के पास निकल गए और कुछ समय के बाद वो वहां पहुंच गए और वो काला जादू करने वाली से कहा, हम तैयार हैं। अब ये बताइए आप कब और किस दिन देना है? के दिन शाम में। ये सुनते ही दोनों वहां से चले गए। फिर मंगलवार के दिन लीलावती ने अपनी बेटी को बहला फुसलाकर बाहर ले आई। फिर सुंदर और लीलावती ने रानी को काला जादू करने वाली के पास ले आए। रानी को वहां नीचे लेटाकर सुंदर ने बच्ची के साथ गलत दुष्कर्म काम किए और जहां लीलावती और काला जादू करने वाली ने रानी के हाथ पकड़े हुए थे। दुष्कर्म करने के बाद रानी का ईंट से सर को चूर दिया और उसका रक्त चढ़ा दिया। फिर लीलावती और उसका बॉयफ्रेंड दोनों मिलकर रानी की लाश को फेंक दिया जंगल में और 2 दिन बाद लाश मिली ढूंढने पर। और वे मिलने के बाद लीलावती और उसका बॉयफ्रेंड नाटक करने लगे रोने का कि मेरी बेटी को क्या हो गया। और लीलावती के हस्बैंड रमेश भी लौट आए ये सुन करके और उसके बाद उन्होंने पुलिस को कंप्लेन भी किया। कुछ दिनों बाद पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल करने से सच्चाई का पता चल गया। लीलावती और उसका बॉयफ्रेंड सुंदर को दोषी पाया गया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें अपने बच्चे को एक समान मानना चाहिए, या तो वो बेटी हो या बेटा। हमारे लिए दोनों एक समान होनी चाहिए और कभी भी अंधविश्वास पर भरोसा ना करें। कभी भी अंधा विश्वास कभी भी किसी पर ना करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।